जिसमें आज इनको हम रूबरू कराने जा रहे हैं, उनके बारे में यही कहूँगा कि वो एक एक्सपर्ट ट्रेनर है और एक अच्छी टीम लीडर है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ शारदा यूनिवर्सिटी में असिस्टेंट डायरेक्टर हैं डॉक्टर विभा ठाकुर। आइए इनके बारे में और ज़्यादा जानते हैं, उनकी जर्नी कैसे स्टार्ट हुई है। आइए मेरे साथ। तो जिनकी मैं बात कर रहा था, ये वो शख्सियत हमारे साथ हैं, डॉक्टर विभा ठाकुर। आइए ज़्यादा इनसे बात करते हैं कैसे इनकी जर्नी स्टार्ट हुई। मैम, आपको बहुत बहुत स्वागत है शख्सियत के अंदर। मेरा आपसे पहला ये सवाल होगा, आपकी जर्नी कैसे स्टार्ट हुई, कहाँ से आपने बेसिक एजुकेशन ली, थोड़ा बताइए। तो बेसिकली मैं भोपाल से हूँ और भोपाल से ही मेरी स्कूल एजुकेशन, कॉलेज एजुकेशन हुई। भोपाल से ही मैंने अपना पहला जॉब किया और करियर आगे बढ़ता गया। कुछ नया सीखते गए, नई ऊंचाइयाँ मिलती गईं ईश्वर की कृपा से। तो अगर मैं अपनी पूरी करियर जर्नी की बात करूँ तो एज अ असिस्टेंट प्रोफेसर मैंने अपना करियर शुरू किया और कुछ समय बाद इवेंचुअली मैं ट्रेनिंग एंड प्लेसमेंट में आ गई। आज मेरे पास एकेडमिक एंड एडमिनिस्ट्रेटिव दोनों डोमेन हैं और जहां मैं अपना कुछ थोड़ा कंट्रीब्यूशन दे पा रही हूं। पर ट्रेनिंग एंड प्लेसमेंट में आने के बाद ऐसा कह सकते हैं कि ट्रेनिंग एंड प्लेसमेंट वो जगह बन गई जहां मुझे लगा कि इस काम को करके मुझे संतुष्टि मिलती है। बच्चों को जब उनका पहला जॉब मिलता है, जब उनके चेहरे पे मुस्कुराहटें आती हैं, जो सेटिस्फैक्शन होता है, उसे देखकर हमें लगता है कि जो हम करना चाहते थे ना, वो कर पा रहे हैं। तो इसी क्षेत्र में आगे बढ़ रहे हैं। मैडम, बेसिक एजुकेशन के बारे में बताइए, कहाँ से आपने शुरुआत करी, कहाँ से बिलोंग करते हैं? से भोपाल से हूँ मैं और BHEL क्षेत्र जो है वहाँ पे रमन स्कूल है, वहाँ से मेरा स्कूलिंग हुआ है। और वहाँ एक सरोजनी नायडू पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज है जो उस समय तो नंबर 1 ही था। तो ये गर्ल्स कॉलेज था जहाँ से मैंने अपना एजुकेशन किया है, BSc एंड MCA। एंड उसके बाद मेरा PhD भी है कंप्यूटर साइंस में। मेरे पास कुछ पेटेंट्स हैं, कुछ रिसर्च पेपर्स भी मेरे पब्लिश्ड हैं। मुझे यंग साइंटिस्ट अवार्ड भी मिला है इसका की तरफ से। और कुछ थोड़े और हैं रिकग्निशंस। तो कुछ सर्टिफिकेशन कोर्स भी हार्वर्ड्स जैसी यूनिवर्सिटीज़ से मैंने किए हुए हैं। तो दिस इज़ ऑल अबाउट माय एजुकेशन बैकग्राउंड। करियर की बात करूँ तो जैसे मैंने बताया थोड़ी देर पहले कि मैंने असिस्टेंट प्रोफेसर कंप्यूटर साइंस से अपना करियर जर्नी शुरू किया, बच्चों को पढ़ाना शुरू किया। और कुछ सालों पहले इन्फोसिस मेरे प्रीवियस ऑर्गेनाइजेशन में आई और वो इवेंट पूरा मैंने हैंडल किया। जब मैंने उसे हैंडल किया, इट वाज अ ग्रैंड सक्सेस। और उस सक्सेस की वजह से मुझे उस डिपार्टमेंट का चार्ज मिल गया, ट्रेनिंग एंड प्लेसमेंट डिपार्टमेंट का। धीरे धीरे हमने काम आगे शुरू किया ट्रेनिंग एंड प्लेसमेंट में। गवर्नमेंट, MP गवर्नमेंट के साथ भी हमने बड़े बड़े मेगा जॉब फेयर्स किए जहां 50-50 कंपनीज ने एक साथ उनमें पार्टिसिपेट किया और लगभग 1,500 से 2,000 ऑफर लेटर्स हमने रिलीज़ किए हैं बच्चों को एक दिन में। तो इस तरह से करियर जर्नी आगे बढ़ी। कुछ समय बाद शारदा यूनिवर्सिटी से मुझे ऑफ़र आया तो मैंने यहाँ ज्वाइन कर लिया। दिल्ली NCR में होने के अपने फ़ायदे और नुकसान हैं तो भोपाल पीछे छूट गया। अब दिल्ली NCR में एक बहुत बड़ा स्कोप है क्योंकि हमारी यूनिवर्सिटी ग्रेटर नोएडा में है और जो हमारे प्रमोटर्स हैं, जो हमारे चांसलर साहब हैं PK गुप्ता जी और हमारे जो प्रो चांसलर साहब हैं YK गुप्ता जी, इनका एक विज़न है। ये शारदा यूनिवर्सिटी को एक ग्लोबल यूनिवर्सिटी के रूप में स्थापित करना चाहते हैं। इस विज़न के साथ ही इन्होंने 25 साल पहले इस ग्रुप की स्थापना की और आगे बढ़कर फिर यूनिवर्सिटी की स्थापना की। आज हमारी यूनिवर्सिटी में 14 स्कूल्स हैं और 24 डिपार्टमेंट्स हैं। 14,000 स्टूडेंट बेस है और लगभग 128 UG PG प्रोग्राम्स हम ऑफ़र करते हैं। 2000 से ज़्यादा हमारे बच्चे बाहर देशों से आए हुए हैं। ये हमारे फॉरेन स्टूडेंट्स हैं। हमारे पास मेडिकल कॉलेज, डेंटल कॉलेज, सभी तरह के स्कूल्स हैं और इसे हम एक ट्रू मल्टी डिसिप्लिनरी यूनिवर्सिटी कह सकते हैं। यहाँ बच्चों की ट्रेनिंग एंड प्लेसमेंट पर बहुत ज़्यादा ध्यान दिया जाता है। हमारे यहाँ बच्चों की सॉफ्ट स्किल डेवलपमेंट और टेक्निकल स्किल डेवलपमेंट के लिए डिपार्टमेंट्स हैं
जो बच्चों को ट्रेन करते हैं आने वाले प्लेसमेंट्स के लिए। और कई नामी गिरामी बड़ी कंपनीज़ में नेशनल लेवल पर और इंटरनेशनल लेवल पर हमारे बच्चों का प्लेसमेंट होता है। हमारे स्टूडेंट्स भी काफ़ी फोकस्ड हैं। यहाँ बहुत बेहतरीन रिसर्च लैब्स भी हैं। जो बच्चे रिसर्च में अपना करियर बनाना चाहते हैं तो हमारे जो विद्वान प्रोफेसर्स हैं उन्हें पूरा सहयोग देते हैं और गाइडेंस देते हैं। तो इस तरह से उनको पूरा तरह से ग्रूम किया जा रहा है, ओवरऑल डेवलपमेंट किया जा रहा है बच्चों का, और फिर उन्हें अकॉर्डिंगली प्लेस किया जाता है। मैम बात करें एज ए असिस्टेंट डायरेक्टर, और तो उसमें क्या क्या चैलेंजेस आपको फेस करने पड़ते हैं स्टूडेंट को लेकर, आपकी ट्रेनिंग्स प्रोग्राम को लेकर थोड़ा बताइए। तो शारदा यूनिवर्सिटी में मेरे पास ड्यूअल डेजिग्नेशन है। मैं एसोसिएट प्रोफेसर कंप्यूटर साइंस भी हूँ और जॉइंट डायरेक्टर ट्रेनिंग एंड प्लेसमेंट भी हूँ, क्योंकि मैं पहले एक टीचर हूँ, फिर एक ट्रेनिंग एंड प्लेसमेंट डायरेक्टर हूँ। सो बीइंग अ टीचर होने की वजह से मैं बच्चों की मेंटालिटी को समझती हूँ। मैं जानती हूँ कि उन्हें किस तरह से समझाया जा सकता है, कैसे क्या वो सोचते हैं, किस तरह की ट्रेनिंग की ज़रूरत होती है उन्हें। इस समझ का उपयोग मैं बच्चों को ट्रेनिंग दिलवाने में करती हूँ। जो हमारे ट्रेनिंग डिपार्टमेंट है वो उन्हें ट्रेनिंग देते हैं। ट्रेनिंग के दौरान हमें जो चैलेंजेस मिलते हैं बच्चों को लेकर, देखिए क्या होता है, जब भी आप कोई करियर बनाना चाह रहे होते हैं तब सबसे ज़्यादा ज़रूरी है आपका खुद का स्किल सेट। अगर हम कहें कि हम किसी ऐसे बच्चे को जो लिटरेचर में इंटरेस्टेड है उसे हम इंजीनियर बना दें और एक अच्छी कंपनी में उसका काम करवाने की कोशिश करें, उसका प्लेसमेंट करवाने की कोशिश करें, तो वो संभव नहीं है। अगर बच्चा अपनी योग्यता के हिसाब से एक डिसिप्लिन चुनता है और आगे बढ़ता है तो उसका ट्रेनिंग और प्लेसमेंट का काम काफ़ी आसान हो जाता है। फिर हम अगर बात करें तो चाहे वो इंजीनियरिंग का क्षेत्र हो, मीडिया का क्षेत्र हो, आर्ट्स का क्षेत्र हो या कॉमर्स का क्षेत्र हो, आज बहुत सारे करियर ऑप्शंस अवेलेबल हैं हर कोर्स के लिए। तो हमारा एक करियर ओरिएंटेशन प्रोग्राम होता है जिसमें हम बच्चों को बताते हैं करियर प्लानिंग एंड ओरिएंटेशन, जिसमें बच्चों को बताया जाता है कि उन्हें सबसे पहले देखना चाहिए कि क्या मैक्सिमम करियर ऑप्शंस अवेलेबल हैं उनके लिए जो उनकी इस डिग्री से मैच करते हैं। ये पहला स्टेप होता है। दूसरा स्टेप होता है नैरो डाउन द लिस्ट। जो करियर ऑप्शन की आपने लिस्ट बनाई जिसमें लगभग 50 ऑप्शन होंगे, उसमें आपको फर्स्ट 5 ऑप्शंस चुनना चाहिए। फिर इसके बाद उसको अपने स्किल सेट, विज़न, इंटरेस्ट, गोल, इन सब के साथ अलाइन करके एक बेस्ट करियर ऑप्शन चुनना चाहिए। अब जब आपने एक बेस्ट करियर ऑप्शन चुन लिया तो आपको समझना होगा कि ये करियर ऑप्शन आपसे क्या चाहता है, क्या स्किल्स इसके लिए ज़रूरी हैं। आपको अपना खुद का स्वॉक करना पड़ेगा। स्वॉक होता है स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी एंड चैलेंजेस। ये स्वॉक एनालिसिस बच्चे का किया जाता है जिसमें पता चलता है कि बच्चा स्ट्रेंथ मतलब किस में अच्छा है, क्या वीकनेस है, कैसे उसे ओवरकम करना है। यदि कोई करियर ऑप्शन चुना है तो उसको अचीव करने में क्या चैलेंजेस आएंगे और क्या अपॉर्चुनिटीज़ अवेलेबल हैं। इस एनालिसिस के हिसाब से देखा जाता है जो कमियां होती हैं उसे ट्रेनिंग एंड स्किलिंग से दूर किया जाता है। जब बच्चा इस करियर ऑप्शन के लिए पूरी तरह से रेडी हो जाता है तो इस तरह की कंपनीज को यहाँ पर इनवाइट किया जाता है और कंपनीज अपना प्लेसमेंट रिक्रूटमेंट ड्राइव के थ्रू योग्य बच्चों को चुनती हैं और अपने यहाँ प्लेसमेंट देती हैं। मैम इंडिया की अगर हम बात करें तो आज भी हमारी एजुकेशन जो सिस्टम है वो कई यूरोप कंट्रियों से बहुत पीछे है। हम लोग दिल्ली गवर्नमेंट हो चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट हो, कई बार एजुकेशन सीखने के लिए बाहर जाते हैं। तो आपको क्या लगता है कि क्या अभी भी बदलाव की ज़रूरत है इंडिया के एजुकेशन सिस्टम को लेकर? देखिए, इंडिया में अभी जो हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी हैं मोदी जी, उन्होंने नेशनल एजुकेशन पॉलिसी लाए हैं कुछ सालों पहले, जो मैं सोचती हूँ कि बहुत हद तक कामयाब है हमारी एजुकेशन रिक्वायरमेंट्स को फुलफ़िल करने के लिए। देखिए, हम बच्चे को क्यों पढ़ा रहे हैं? ताकि वो आगे जाके इंडस्ट्रीज़, कॉरपोरेट्स या सोसाइटी को सर्व कर सकें। तो यहाँ एक मुश्किल बात ये है कि जो हमारा करिकुलम है वो बहुत समय बाद चेंज होता है।
लेकिन इंडस्ट्री की रिक्वायरमेंट बहुत जल्दी जल्दी बदलती है, ठीक है। अब इसको कैसे अलाइन करेंगे आप? तब यहाँ पे इंडस्ट्री और एकेडमिया दोनों को साथ आना पड़ेगा। जब ये दोनों साथ आएंगे तो एकेडमिया समझ पाएगा कि इंडस्ट्री की क्या रिक्वायरमेंट है। तो इंडस्ट्री के रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग, देखिए करिकुलम जल्दी बदला नहीं जा सकता है, ये फैक्ट है। तो कैसे पूरी करेंगे? एड ऑन कोर्सेज लगाकर, एड ऑन कोर्सेज लगाकर इंडस्ट्रीज के साथ कोलैबोरेट करके, इंडस्ट्री के एसोसिएशन में कोर्सेज लॉन्च करके हम अपने बच्चों को इंडस्ट्री रेडी बना सकते हैं। और जैसे ही हमारे बच्चे इंडस्ट्री रेडी बनते हैं, ये इंडस्ट्री में आसानी से एब्जॉर्ब हो जाते हैं। एक नया कॉन्सेप्ट भी आया है, प्रोफेसर ऑफ प्रैक्टिस। जैसे मैं हूँ, मैंने अपना पीएचडी किया, अपना करियर का शुरुआत ही हायर एजुकेशन से किया, लेकिन ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं जो इंडस्ट्री से अपना करियर शुरू करते हैं, और अगर वो बाद में एजुकेशन डोमेन को ज्वाइन करना चाहें तो उनके पास पीएचडी या दूसरी डिग्रीज नहीं होती हैं। तो यहाँ पे जो प्रोफेसर ऑफ प्रैक्टिस का जो कॉन्सेप्ट है, वो ऐसे लोगों के लिए है जो इंडस्ट्री में 20 साल 15 साल का एक्सपीरियंस रखते हैं, तो विदाउट पीएचडी या नेट क्वालिफिकेशन भी वो हायर एजुकेशन को ज्वाइन कर सकते हैं। तो ये बहुत अच्छा है। इससे क्या होता है कि बच्चों को इंडस्ट्री एक्सपोजर मिलता है। फिर इंडस्ट्री एक्सपोजर की जैसे हम बात कर रहे हैं, तो इसका भी हमारा एक प्लान रहता है कि फर्स्ट ईयर में हम इंडस्ट्रीज एक्सपर्ट्स को बुला के उनके साथ उनका इंटरेक्शन करवाते हैं, एक्सपर्ट लेक्चर्स करवाते हैं। सेकेंड ईयर में हम बच्चों के इंडस्ट्री विजिट और उनके इंडस्ट्री प्रोजेक्ट्स पे काम करते हैं। उनका जैसे ही थर्ड ईयर आता है, तब हम उन्हें इंटर्नशिप प्रोजेक्ट के लिए भेजा जाता है। तो बच्चे इंडस्ट्री में जाके इंटर्नशिप एंड ऑन जॉब ट्रेनिंग करते हैं, और जब इनका ये कंप्लीट हो जाता है तो फोर्थ ईयर में सीधे इनका कंपनी में रिक्रूटमेंट करवाया जाता है। तो यहाँ हम चाहते हैं, मतलब ये इस सोच के साथ काम किया जा रहा है कि एडमिशन के साथ ही बच्चे को इंडस्ट्री का कनेक्ट, इंडस्ट्री का एक्सपोजर मिलना शुरू हो जाए। मैम, एआई लॉन्च हो चुका है और वैसे तो कई समय पहले इसकी स्टडी शुरू हो गई थी, लेकिन अगर हम वैसे बात करें कि लॉन्चिंग में और सब, तो चैट जीपीटी उसका एक ग्रुप है एआई का, छोटा सा पार्ट है मैं कहूँगा। तो ऐसे प्रेडिक्शन भी लगाई जा रही है कि फ्यूचर के अंदर जो स्टूडेंट आज चैट जीपीटी का सहारा ले रहे हैं अपने क्वेश्चन आंसर को करने के लिए, और एआई में और डिपेंडेंसी किस हद तक स्टूडेंट की बढ़ेगी, उससे कितना नुकसान होगा। और मेरा सबसे अहम सवाल है कि टीचर्स की जॉब को लेके क्या इनसिक्योरिटी रहेगी एआई को लेके? तो देखिए, सबसे पहले आपका सबसे आखिरी क्वेश्चन, टीचर्स की ज़रूरत कभी ख़त्म नहीं होगी। टीचर का रोल चेंज हो चुका है, ऑलरेडी चेंज हो चुका है, क्योंकि टेक्नोलॉजी आज से नहीं आई है, काफ़ी सालों पहले से ही आ चुकी है और पेनिट्रेशन बहुत ज़्यादा डीप है। अब टीचर सिर्फ ज्ञान देने वाला नहीं रह गया है, उसका रोल एक टीचर से बदलकर फैसिलिटेटर हो गया है। अब हम बहुत सारे ऐसे बात करते हैं कि फ्लिप क्लासरूम्स क्या होते हैं? ब्लेंडेड लर्निंग के अंतर्गत आता है, जहाँ पे आपने देखा होगा कोविड में सारा एजुकेशन सिस्टम ऑनलाइन हो गया था। तो ऑनलाइन एजुकेशन सिस्टम भी ज़रूरी है और ऑफलाइन भी ज़रूरी है। जब ऑनलाइन एंड ऑफलाइन दोनों साथ मिलते हैं तो वो कहलाता है ब्लेंडेड लर्निंग सिस्टम। ब्लेंडेड लर्निंग सिस्टम में फ्लिप क्लासरूम का कॉन्सेप्ट है। अब फ्लिप्ड क्लासरूम क्या होता है? यहाँ पर जो टॉपिक होता है, अभी क्या होता था कन्वेंशनल क्लासरूम में टिचर आता था, टॉपिक बताता था, अपने कुछ उन्होंने जो भी ज्ञान देना होता था वो देते थे, बच्चे लिखते थे और घर जाके पढ़ते थे। फ्लिप्ड मतलब उल्टा, टॉपिक पहले से पता है, बच्चा पहले से पढ़कर आएगा, टीचर का भी अपना ज्ञान है। अब यहाँ पे ज्ञान वन वे नहीं, डायरेक्शन में नहीं जाएगा। अब इस टॉपिक को टीचर और बच्चे मिलकर डिस्कस करेंगे। जब वो दोनों डिस्कशन करेंगे तब कुछ नए पॉइंट्स आएंगे जिस पर फिर से रिसर्च होगा, एक्सप्लोर करेंगे इंफॉर्मेशन। तो यहाँ पे जो टेक्नोलॉजी है वो फैसिलिटेटर का काम करेगी और ज्ञान अर्जन कई गुना बढ़ जाएगा। मैम, इंडस्ट्रियल कोलैबोरेशन के लिए क्या कर रहे हैं? इंडस्ट्री कोलैबोरेशन में जैसे मैंने बताया, हम इंडस्ट्री के साथ ट्रेन एंड हायर मॉडल पर भी काम करते हैं, जहाँ इंडस्ट्री खुद हमारे बच्चों को ट्रेन करते हैं और उन्हें प्लेसमेंट देते हैं। दूसरा, हम इंडस्ट्री में हमारे बच्चे इंडस्ट्री प्रोजेक्ट्स करते हैं, जहाँ पे इंडस्ट्री की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग वो उनके लिए
कुछ प्रोजेक्ट्स बनाते हैं, ये सॉफ्टवेयर बेस्ड भी हो सकते हैं या फिर रिसर्च एंड डेवलपमेंट के थ्रू भी हो सकता है। फिर इसके बाद हमारे बच्चे ऑन जॉब ट्रेनिंग करते हैं। इंडस्ट्रीज़ जो होती हैं कुछ बच्चों को चुनती हैं, उनका एक सिलेक्शन क्राइटेरिया रहता है, अकॉर्डिंगली वो लेती हैं और उन्हें अपने ऑन जॉब ट्रेनिंग भी देते हैं, बाद में एब्जॉर्ब भी कर लेती हैं। तो इंडस्ट्री कोलैबोरेशन यहाँ भी आगे बढ़ रहा है। दूसरा, हमारी कई लैब्स हैं जो हम इंडस्ट्री के एसोसिएशन में इस्टेब्लिश कर रहे हैं, जिससे कि हमें इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स का गाइडेंस समय समय पर मिलता रहे। मैम, कुछ वर्ड हैं जो बहुत चर्चा में हैं, इंडस्ट्री 4.0, वर्क 3.0, 21st सेंचुरी स्किल, इसके बारे में थोड़ा बताइए दर्शकों। देखिए, 21st सेंचुरी स्किल्स में काफ़ी स्किल्स फाइंड आउट हुई हैं जिन पे काम चल रहा है। हम भी उन स्किल्स को लेकर बहुत काम कर रहे हैं, लेकिन जो स्किल मुझे लगता है कि सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है वो है कोलैबोरेटिव स्किल। देखिए, नथिंग कैन बी अचीव्ड अलोन। एवरी टाइम इफ यू आर गोइंग फॉर अ बिग टारगेट, यू शुड वर्क इन अ टीम। देखिए, जब भी हम काम कर रहे हैं, एक हेड का, एक ब्रेन का लिमिटेशन होता है जी। लेकिन जब 4 ब्रेन एक साथ एक प्रोजेक्ट पे काम करते हैं तब वो लिमिटेशंस ख़त्म हो जाते हैं। अगर एक प्रोजेक्ट पे मैं और आप काम कर रहे हैं, आपके अपने आइडियाज़ हैं, मेरे अपने आइडियाज़ हैं, आपका अपने क्षेत्र पर कहना चाहिए एक्सपर्टाइज़ है, मेरा मेरे क्षेत्र पर एक्सपर्टाइज़ है। तो यहाँ क्या होता है, हम दोनों के एक्सपर्टाइज मिलके कुछ अच्छा रिजल्ट बनाते हैं। दूसरा क्या होता है, मल्टी डिसिप्लिनरी एंड इंटरडिसिप्लिनरी, इन दोनों पर बहुत काम हो रहा है। अगर हम इंडस्ट्री की बात करें, इंडस्ट्री अलग रेवोल्यूशन पे जा चुकी है, ठीक है। एंड अगर हम इंटरनेट एंड वेब टेक्नोलॉजीज़ की बात करें, वो एक अलग लेवल पे है। देखिए, पर्सनलाइज मार्केटिंग हो रही है, यू हैव, आपने पहले चैट जीपीटी के बारे में बात कर ली है। तो जो एआई है, डेटा एनालिटिक्स है, बहुत अलग लेवल पर जाके काम कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पर जो मैं फिर भी कहूँगी कि इंडस्ट्री हो, चाहे इंडस्ट्री में भी ऑटोमेशन बहुत ज़्यादा हो रहा है। ह्यूमन रिसोर्सेज का, देखिए, ह्यूमन एफर्ट्स मिनिमाइज़ हो रहे हैं, कम से कम ह्यूमन एफर्ट्स को मतलब मिनिमाइज़ किया जाए, इसकी कोशिशें चल रही हैं एआई का यूज़ करके। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि ह्यूमन को एलिमिनेट नहीं किया जाना चाहिए। देखिए, कितनी भी कंडीशंस या कुछ भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की हम बात करें, जैसे आपने कहा, तो सारी साइंटिस्ट कम्युनिटी या हम मीडिया वाले भी उसी बात पे जो आप जोर दे रहे हैं कि ह्यूमन को अलग हटाना नहीं चाहिए एकदम एआई पे, लेकिन अगर आप देखें डिपेंडेंसी बहुत बढ़ रही है। थोड़ा बताइए कि कितनी कम करने की आवश्यकता है, और बताइए। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बिल्कुल एक्चुअली काम कैसे करता है, उसका स्ट्रक्चर भी हमारे न्यूरॉन जैसा ही होता है, जहाँ पे इंफॉर्मेशन एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन में जाती है। लेकिन जहाँ एक न्यूरॉन का एक चेन होता है, तो एक न्यूरॉन हटा तो इन्फॉर्मेशन ब्लॉक हो गई, ठीक है। सेम चीज़ वहाँ भी काम कर रही होती है, ठीक है। तो हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज़ एक हद तक तो बिल्कुल ठीक है, लेकिन जैसे मैंने कहा कि टीचर का रोल भी इससे डिफरेंट है। अगर ह्यूमन टच आप नहीं देंगे तो कैसे होगा। और हमारे पास लाइव एग्जाम्पल है। अगर हम कोविड की बात करें, कोविड के दौरान सारा ऑनलाइन चला गया था। उस समय जो लर्निंग हुआ हमारे बच्चों का और आज जो लर्निंग हो रहा है, तो उसमें बहुत डिफरेंस है। मेरी खुद की बेटी अभी वो 11th में है, उसका सोशल स्किल ख़त्म हो चुका था कोविड के दौरान। काफ़ी मुश्किलों से अब मैंने उसको इस लेवल पे लाई हूँ कि वो दूसरों से बात करती है, इंटरेक्ट करती है, क्योंकि कोविड टाइम में वो अकेली पड़ गई। हम भी ऑफिस के काम में कंप्यूटर पे झुके रहे, ध्यान नहीं दे पाए, तो उसने बाहर जाना, दूसरों से बहुत ज़्यादा बात करना लगभग बंद कर दिया। तो सोशल स्किल आपके ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए ज़रूरी है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज़ ज़रूर होना चाहिए, मैं ऐसा नहीं कहती कि नहीं होना चाहिए, होना चाहिए, लेकिन एक लिमिट तक, क्योंकि ह्यूमन को आप एलिमिनेट नहीं कर सकते। वो जो हमारा सोशल, इमोशनल और इमोशनल इंटेलिजेंस है, क्वोशंट है, उसको आप एलिमिनेट नहीं कर पाएंगे चाह कर भी। मैम, कई बार देखा गया है बच्चे जो सक्सेस हासिल नहीं कर पाते या मार्क्स नहीं आ पाते तो डिप्रेशन में, फ्रस्ट्रेशन में चले जाते हैं। उनके माइंडसेट के लिए क्या ट्रेनिंग प्रोग्राम चल रहा है? देखिए, क्या होता है एक्चुअली,
हम ना हमारा एजुकेशन सिस्टम स्टिल इस बात पे है कि हम मेमोरी का टेस्ट लेते हैं जी। हम स्किल का टेस्ट नहीं लेते हैं। हमने एक बुक पढ़ाई, आंसर्स याद करवाए, अब आपने कितना याद कर लिया ये बताइए। और उस याददाश्त मेमोरी टेस्ट में कोई बच्चा अगर फेल होता है तो वो फेल ज़िंदगी में नहीं होता है, ठीक है। मेमोरी टेस्ट में अगर बच्चा फेल हुआ है तो एक तो पेरेंट्स को सबसे ज़्यादा समझना चाहिए कि हमें अपने बच्चे को किसी दूसरे के बच्चे से कंपेयर नहीं करना है। जहाँ हर बच्चा, हर टीचर, हर इंडिविजुअल, एवरीबॉडी इज़ अ जीनियस। आप किसी को भी एक पैमाने पर नहीं तौल सकते। आपका स्किल सेट अलग है, मेरा स्किल सेट अलग है, फिर हमारे में कंपैरिजन कैसा। यही बात हमें अपने बच्चों को भी समझानी है कि हो सकता है तुम इसमें अच्छे नहीं हो, लेकिन हो सकता है कि तुम दूसरी चीज़ में एक्सपर्टाइज रखते हो, तुम बहुत कुछ अच्छा कर सकते हो। और देखिए, एक छोटा इवेंट है ये, किसी चीज़ में फेल हो जाना है। एक इवेंट एक पूरी ज़िंदगी नहीं हो सकती। इवेंट छोटा है, ज़िंदगी बड़ी है, ज़िंदगी की बहुत ज़्यादा अहमियत है। तो हमें अपने, और हमारे बच्चे हमारे नेशन बिल्डर्स हैं, आने वाला भविष्य है, तो हमें इन्हें बहुत सहेज कर रखना चाहिए। इनके मन बहुत कोमल होते हैं, तो इन्हें प्यार से पुचकार के समझा लीजिए। कहीं कहीं दंड की आवश्यकता है तो थोड़ा दे दीजिए, लेकिन डीमोटिवेट मत करिए। आप उसके साथ मेंटल हरासमेंट मत करिए। अगर एक चीज़ में फेल हो गया कोई बात नहीं, दूसरी चीज़ में पास हो जाएगा। दिस इज़ हाउ लाइफ गोज़ ऑन। मैडम, आखिरी सवाल, स्टूडेंट के लिए कुछ टिप देना चाहेंगे, कुछ कहना चाहेंगे, कोई संदेश? सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्या होता है? हमारा थॉट प्रोसेस। मैं हमेशा बच्चों को, जो मेरे जिन्हें मैं पढ़ाती हूँ या जिन्हें मैं गाइड करती हूँ, सेशन लेती हूँ, और आज आपके चैनल के माध्यम से भी यही बोलूँगी कि हमारा जो ब्रेन है वो कंप्यूटर की तरह ही हमारी इंस्ट्रक्शंस फॉलो करता है। तो जो हमारा थॉट प्रोसेस है वो पॉजिटिव होना चाहिए। मुश्किल समय में भी आपको यही अपने आप को समझाना है कि आगे जाकर सब ठीक हो रहा है और ठीक हो ही होगा। ऐसा नहीं है कि आप हारने वाले हैं। आप अपने दिमाग, आपका जो ब्रेन है ना, वो एक्सपोनेंशियल रेशो में काम करता है। आपने अपने आप से बोला ये काम बहुत मुश्किल है, तो आपका ब्रेन आपको 1000 कारण बताएगा कि ये काम क्यों मुश्किल है। और आपने अपने आप को बोला कि काम आसान है, मैं कर लूँगा, तो आपका ब्रेन आपको बताएगा कि ये काम क्यों आसान है और कैसे किया जा सकता है। तो जो थॉट प्रोसेस है, विचारों में जो कहना चाहिए पॉजिटिविटी है, उसको बना के रखना बहुत ज़रूरी है। चाहे कंडीशंस अच्छी हों या बुरी हों, अच्छी कंडीशंस में हम सब पॉजिटिव ही होते हैं। पॉजिटिविटी तो वो है जो नकारात्मक स्थिति में भी बनी रहे। तो नकारात्मकता में सकारात्मकता बनाए रखना ही, मुझे लगता है, यही हमें जीवन में आगे ले जाता है और मुश्किलों से लड़कर हम ऊपर उठ पाते हैं। बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। तो ये थी डॉक्टर विभा ठाकुर जी, जिनका कहना है कि पॉजिटिव रहिए, कोई भी सिचुएशन हो, और उस पॉजिटिविटी वजह से आपके जीवन में जो भी लक्ष्य है आप उसको हासिल कर पाएंगे। अगले एपिसोड में फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए देखते रहिए वी नेशन न्यूज़।